बिल्कुल जी, शुरू कर सकते हैं। हम्म, सबको मेरा नमस्कार। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम न्याय विषय पर विचार मंथन करेंगे। आज हम न्याय के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। Keep it running, always ahead. Bluetooth. जो That बिंदु रखे गए हैं इसके अंतर्गत वो 6 हैं। एक एक करके हम सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे। जो पहला बिंदु है उद्धरण संख्या 4130 का, वह कहता है कि दो इकाइयों के बीच विवाद की स्थिति में उचित अनुचित का निर्णय ही न्याय होता है। इसमें दिखाया गया है कि न्याय क्या होता है। हम अक्सर न्याय की बात करते हैं कि हमें न्याय चाहिए, समाज में न्याय की स्थापना होनी चाहिए। परंतु न्याय होता क्या है? तो इसमें कहा गया है कि दो इकाइयों के बीच जब विवाद हो तो उसमें उचित अनुचित का निर्णय ही न्याय कहलाता है। यहाँ पर एक बात आती है कि न्याय एक यूनिवर्सल फैक्ट है या ट्रूथ है। मतलब न्याय एक सार्वभौमिक सत्य है। अब बात आती है कि जब न्याय एक सार्वभौमिक तथ्य है या सत्य है तो फिर हर समाज में, हर संप्रदाय में, धर्म में न्याय की परिभाषा अलग क्यों है? ईसाइयत की बात करें वहां पे अलग है, इस्लाम की बात करें वहां पे अलग है, या और बाकी समाज की बात करें तो वहां पे न्याय की परिभाषा अलग अलग है। तो फिर न्याय की ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जिसपे सभी एकमत हों। इसके अनुसार न्याय की एक परिभाषा जिसपे सभी एकमत हों वह यह है कि व्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता की गारंटी ही न्याय है। जब व्यक्ति समाज में रहता है या समाज के बाहर रहता है, उसकी स्वतंत्रता की निर्बाध गारंटी या उसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना ही न्याय है। इसमें एक बात तो हम और कह सकते हैं, हमारे हमारे मौलिक या प्राकृतिक, संवैधानिक या सामाजिक, ये तीनों अधिकारों की रक्षा करना या उसे अक्षुण्ण रखना ही न्याय है। जो दूसरा कोटेशन है, न्याय होना ही पर्याप्त नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। इसमें दिखाया गया है कि केवल न्याय कहने भर को नहीं हो, न्याय दिखना भी चाहिए। जब 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 हम ये बोलते हैं कि हमने किसी को न्याय दिया तो उसके जीवन में वह फलदायी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने तो कहा कि न्याय दे दिया, उससे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है, उस पर अत्याचार हुआ, वह न्यायालय में गया, न्यायालय ने 40 साल बाद फैसला दिया, इसी बीच व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो फिर बताइए उस न्याय का
क्या महत्व रह गया। अभी हाल ही की बात है, एक व्यक्ति जिसकी आयु 103 साल है, वह 43 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उसे मुक्त कर दिया। बताइए, 43 साल वो जेल में रह गया, तब कोर्ट ने उसे मुक्त किया। तो ऐसे न्याय का क्या मतलब है? या अगर दूसरी ओर देखते हैं इस्लामिक देशों में कि झट से फैसला होता है, हाथ काट लो, गला काट दो, आंख फोड़ दो, हफ्ते भर 10 दिन के अंदर फैसला हो जाता है। वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम वैसे न्याय करेंगे तो कहीं ना कहीं न्याय अन्याय में बदल जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि वह व्यक्ति निर्दोष हो और उसे दंड मिल गया हो। जो तीसरा है कि न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, सामूहिक नहीं। यहाँ पे यह बात हम कहना चाहते हैं कि अधिकार व्यक्तिगत होता है, और जब अन्याय होता है तो किसी के अधिकारों का ही हनन होता है। इसीलिए जब न्याय व्यक्ति मांगने जाता है तो उसे व्यक्तिगत न्याय ही मिलेगा। या अगर कहीं पे सामूहिक अत्याचार होता है, वहां पर भी अगर न्याय मिलेगा तो व्यक्तिगत ही मिलेगा। अगर मान लें कि 50 लोग सामूहिक रूप से न्याय मांगने जाएंगे, लेकिन जो न्याय मिलेगा सबके लिए व्यक्तिगत ही रहेगा। जो उससे संतुष्टि होगी, जो उससे खुशी होगी, वह व्यक्तिगत ही होगा। जो चौथा है, मूल अधिकारों को छोड़कर किसी भी मामले में न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह बात सही है कि न्यायालय उसी समय इंटरफेयर कर सकता है जब किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। यह नहीं कि जब मन तब आया, हमने आदेश जारी कर दिया। हाल के दिनों में देखा गया कि न्यायिक सक्रियता की आड़ में न्यायपालिका ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया और हर मामले में अपनी टांग अड़ाते रहे। जहां तक संविधान की बात है, उनको केवल मौलिक अधिकारों का हनन होने में ही इंटरफियर का अधिकार है, हस्तक्षेप का अधिकार है। जो पांचवा है, प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ अपनी क्षमता और योग्यता अनुसार स्पर्धा करने की क्षमता को ही न्याय माना जाता है। देखिए, न्याय जो हम मानते हैं वह है कि जब व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार स्पर्धा करता है, समाज में संघर्ष करता है, अपने जीवन का निर्वाह करता है, वही न्याय है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो। लेकिन होता क्या है कि किसी कमजोर को न्याय दिलाने के लिए हम किसी मजबूत को दबा देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई व्यक्ति तेज दौड़ता है और उसका मुकाबला कमजोर व्यक्ति से है, तो हमें चाहिए कि उस कमजोर व्यक्ति को हम स्ट्रांग करें, मजबूत करें, उससे उस काबिल बनाएं। लेकिन ऐसा हो कि जो तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है उसके हाथ, उसके पाँव रस्सी बांध दे एक पाँव में,
तो ये गलत है। स्पर्धा हक सबको है। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ, जो बात मैंने पहले भी बोल दी है, कि सामाजिक, प्राकृतिक और संवैधानिक तीन प्रकार के न्याय होते हैं। और जब तक इन अधिकारों का रक्षण होता है, उनको उनको पढ़ा जाता है, उनको रखा जाता है समाज में, अभी हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में न्याय का राज है, वरना नहीं। आरक्षण की हम बात करते हैं, हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग सहमत ना हो। आरक्षण जब दिया गया तो तर्क यही दिया गया कि जो कमजोर हैं, जो दलित हैं, उनको न्याय देना है, इसीलिए उनको आरक्षण दे दो। लेकिन अगर देखा जाए तो आपने किसी वर्ग को, जो सवर्ण है या अपर कास्ट का है, उसके पैरों में आपने बेड़ी डाल दी। आपने पैरों में उसकी बेड़ी डाल दी। और ये जो बात है, ये न्याय के खिलाफ है। जो अंतिम जो कोटेशन है, वह है न्याय और सुरक्षा देना राज्य का लक्ष्य, राज्य का लक्ष्य होता है, और कानून उसका मार्ग। देखिए, न्याय और सुरक्षा देना यह राज्य का कर्तव्य है, ये उसका दायित्व है। और कानून वह कानून वह माध्यम है, वह जरिया है, जिसके अनुसार हम न्याय देते हैं। तो कानून की स्थापना या व्यवस्था तभी होती है जब हमें हमें न्याय देना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि न्याय वह माध्यम है जिसके के अनुसार राज्य न्याय और रक्षा की स्थापना करता है। तो ये है आप आज का विषय, इस पे हमें हमें बात करनी है। हमने अपनी बात को रखा, आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी शुरू करें। विपुल जी, मैं ना अभी थोड़ा डॉक्टर के यहाँ हूँ, 10-15 मिनट आप मीटिंग देखिएगा। बताइए भाई कोई। अब हमारे यहाँ पे जी बताइए मोहन जी। सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय आदरणीय ने रखा है कि न्याय जो है, न्याय है, कानून है, अन्याय है, इन सब पर जो है चर्चा का विषय रखा गया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि न्याय की जो बात है, तो न्याय हमें तंत्र की जो एक संस्था न्यायपालिका है, इसके द्वारा मिलता है।
या कुछ राजस्व संबंधी जो न्याय होता है, ये सब तंत्र की जो कार्यपालिका की शाखा राजस्व विभाग होता है उससे मिलता है। लेकिन हमें जो ये न्याय कह करके और न्याय मिलता है, लेकिन जो हमारा मामला दीवानी है या फौजदारी है, फौजदारी में जिसमें आपराधिक मामले आते हैं, दिवाली में जो राजस्व के मामले आते हैं, तब इसमें जो तंत्र के माध्यम से हम लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, कि केवल कानून के अनुसार जो कानून और विधि है उसके अनुसार वो हमें कानूनी न्याय दे देते हैं, लेकिन उस न्याय से पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बहुत गंभीर चिंतन का समस्या है। तो एक तो हम देखते हैं कि जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, या अभी हम लोग जो यात्रा में गए थे और 5-6 जगह जो है ज्ञान केंद्र बनाए हैं, यहाँ की हम लोगों ने ग्राम सभा बनाने की या ग्राम सभा सशक्तिकरण की, जहाँ पर हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर न्यायिक अधिकार भी मिले, इसकी बात कही थी। तो अगर जो गांवों में किसी भी प्रकार का मामला जो है, चाहे वह आपराधिक मामला हो या असामाजिक मामला हो, इन मामलों को जब पंचायत के माध्यम से दोनों पक्षों को संतुष्ट करके 19-20 जो भी हो, दोनों पक्ष जब संतुष्ट हो जाते हैं और हम लोग जो उसको किसी समस्या का निदान कर देते हैं, तो दोनों पक्ष जब संतुष्ट हो जाते हैं तो उसको हम न्याय कर सकते हैं। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया से जब वह न्यायालय में जाता है, तब उनको निष्पक्ष न्याय जो मिलना चाहिए वो मिलता है कि नहीं मिलता है, इसको आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलता है, जिससे कि व्यक्ति जो है इससे जान भी छुड़ाना चाहे तो नहीं छूट सकता है। अगर आप कोर्ट कचहरी में जो मामला चल गया, तो आप अगर छोड़ दें कि चलिए भैया अब हम हार जाते हैं, चाहे कुछ कर देते हैं, तब भी नहीं मामला मिलेगा। आपको कई तारीख पर सुलहनामा के लिए या समझौता के लिए भी अगर आप दब भी जाते हैं, तब भी आपको जाना पड़ेगा। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें हताशा और निराशा है। दूसरी बात है कि न्याय तभी मिलेगा जबकि वहां पर गवाही होगा, जब गवाही के द्वारा प्रूफ होगा तब न्याय मिलेगा, ऐसे भी नहीं मिलेगा। तो हर एक चीज को शक्ति के माध्यम से और प्रभावित किया जाता है, और उस प्रभाव के कारण न्याय नहीं मिलता है। हम लोग जब यात्रा में गए थे
तो मऊ के पास एक ग्राम में हम लोगों ने ज्ञान केंद्र की स्थापना की। वहां के प्रधान विक्रमा मौर्य थे और उनको हम लोगों ने ज्ञान केंद्र प्रमुख बनाया है। वो बहुत ही सज्जन, ईमानदार और शरीफ किस्म के प्रधान है, उनकी बड़ी मान्यता है। हम लोग गए थे तो 20-25 आदमी वहां पर उपस्थित हुए थे और इसी क्रम में उन्होंने अपनी प्रधानी के क्रम में, उस समय अखिलेश सरकार था और दबंगों ने जो है एक जो कमजोर तबका के जमीन का मामला था उसको सब दबा रहे थे, यह कर रहे थे, वो नहीं मान रहा था, तो उनके सामने ही उसका जो है मर्डर कर दिया था सब। अब जब मर्डर कर दिया तो ये गवाह बने, अपने सामने देखे थे, प्रधान थे। तो अब ये समझ लीजिए कि उन दबंगों का जो है वो इतना दबाव आया, पहले तो डराए धमकाए, बहुत दबाव आया, तभी नहीं माने। फिर 2 लाख रुपया का इनको कहा गया कि आप ले लीजिए लेकिन गवाही मत दीजिए। लेकिन ये कहे कि नहीं भाई, हमारे सामने जब हुआ है तो हम क्यों नहीं देंगे, गवाही दिए ही। लेकिन उन दबंगों ने अपना जो है मर्सिडीज जो जीप रहता है उससे उनको एक्सीडेंट करके वो मारने का प्रयास किया और वो समझ लिए कि चढ़ा करके उनको, मतलब किसे समझ लिए कि मृत हो गए, भाग गए। लेकिन वहां पर उनके चहेते थे, सब उठाए, उनको हॉस्पिटल ले गए। बेचारे को 6 महीना जो है रहना पड़ा। वो कहे कि अपना बता रहे थे और लेकिन वो गवाही दिए। फिर भी जो है सरकार का दबाव अब ऐसा था कि उन लोग दबंग लोग जो है से बच गया। तो ये देखिए न्याय की क्या प्रक्रिया है। इसी में जब आप देखते हैं कि अगर सरकार जो है ईमानदार सरकार, जब यूपीए का है, ये अखिलेश का हुआ, और ये जो है अभी जो इनकाउंटर हो रहा है दबंगों का, उसमें देखिए कैसे संज्ञान लिया जा रहा है, उसके पक्ष में कितना बोलने वाले हो जा रहे हैं सरकार के पक्ष में। और यही है कि दबंग लोग कुकृत्य करके गवाह देने के बाद भी जो है वो छूट जा रहे हैं। तब आप न्यायिक प्रक्रिया को समझिए कि कहां तक आम पब्लिक को न्याय मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो है उचित और अनुचित न्याय का और न्याय की पारदर्शिता को हम लोग देखते हैं। अब इसमें भी जो है एक तो सामाजिक अपराध हो गया, दूसरा जो है जो सामाजिक या अनैतिक कह लीजिए, दोनों है। एक कानूनी अपराध भी है और एक अपराध का भी अपराध है। और एक अपराध देखिए जो चल रहा है वो धार्मिक अपराध भी है, इस निंदा की अपराध है। अब किसी धर्मों के इस निंदा का कितना भी निंदा करते हैं लेकिन कोई उस पर उतना आक्षेप नहीं उठाता है। लेकिन इसी में कई धर्म आप देख रहे हैं कि अगर उनकी इस निंदा अगर हो जा रही है तो उसका परिणाम महीना 15 दिन में आ जा रहा है कि उनको दंड मिल जा रहा है। और कानून भी उसमें जो है उनको तो पहले पता लगाने और पकड़ने ही में कितना जिसे समय लग जा रहा है। तो एक धार्मिक न्याय भी है इस निंदा का, जिसे है अगर कोई हुआ तो न्याय कर देते हैं। तो ये जो है सो आपको हमारे समाज में कई प्रकार की न्यायिक व्यवस्था में चल रहा है। अब इसमें कई स्तर के हमारे पब्लिक भी हैं, तो उनके अंदर भी प्रतिस्पर्धा
चलते रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता, दुरूहता, इन सब का हम लोगों ने अभी चर्चा किया है। अब ये चीज है कि भाई न्याय और सुरक्षा देना तो तंत्र का ही काम है, और हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा करना जो है वो तंत्र के तीनों जो स्तंभ हैं, और जो चौथा स्तंभ मीडिया भी है, इनका भी काम है और समाज का भी काम है, सबका काम है कि व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार जो है, जो प्राकृतिक अधिकार है, उसका जो है सुरक्षा होना चाहिए। और अगर उस प्रकार प्राकृतिक अधिकार का चाहे तंत्र हनन करे या समाज हनन करे या कोई भी करे, तो उसको न्याय मिलना चाहिए और हनन करने वाले को दंड भी मिलना चाहिए। और अगर जो न्याय होता है, अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो ऐसा न्याय होना चाहिए कि अपराधी को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि अपराध के बदला अपराधी को दंड भी मिला, और उस दंड से पूरा समाज जो है वो ऐसा भयभीत हो कि जो भी और अपराधी हैं वो अपराध करने से भयभीत हो, डरे, वो अपराध न करे। और जो भी पीड़ित व्यक्ति हो उसको संतुष्टि मिले कि हमारे साथ जो अत्याचार अनाचार हुआ उसका दंड जो है वो अपराधी व्यक्ति को मिल गया है। लेकिन आज हम इसको देख रहे हैं, इस पर और साथी हमारे चर्चा करेंगे, तो मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम देता हूं। बाकी पॉइंटों पर और साथी जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी साथी बात को रखेंगे। धन्यवाद। और कुछ साथी बताएं। बबलू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? निकल गए ना आपसे? ब्रजेश जी, आवाज मेरी आ रही है? हाँ बताइए। अ, देखिए, मौजूदा न्याय सिस्टम जो है उसको न्याय सिस्टम कहना ही बेईमानी होगा। वो तो ऐसे ही चल रहा है, चल रहा है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अभी पूरे विश्व में ऐसी कोई न्याय व्यवस्था नहीं है जो वास्तविक न्याय दे सके। बस एक व्यवस्था जो बनी है, एक संस्था होनी चाहिए लोकतंत्र में या किसी व्यवस्था में न्याय की, बस उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ यहाँ न्याय मिल जाता है, नाम उसका न्यायालय रख दिया गया है। बाकी वहां पे कानूनों के अनुसार जो है निर्णय देने के लिए जो जज है वो बाध्य है। वहां पे तो और कुछ है नहीं। अब हम लोग जिस न्याय व्यवस्था पे सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वह वास्तव में एक यूनिक है कि अगर हम जो है जो कहते हैं कि अ, मूल अधिकार मूल अधिकार को बेस बना करके उसके अनुसार कानून बना करके अगर हम चीजें करते हैं तो
कुछ थोड़ा सा मामला अस्पष्ट हो ही जाएगा। और न्यायालय जो है, जो अभी हर मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, वो उसका एक दायरा बांध दिया जाएगा तो अपने आप जो है वो लोकप्रियता के आधार पे कोई निर्णय नहीं लेगा। वो सारे मामले देखेगा कि इसमें न्याय क्या है, अन्याय क्या है, और तब वह निर्णय लेगा। और एक सिस्टम ऐसा बने जिसमें पक्षपात ना हो, पक्षपाती लोग ना हो। आज एक सीन हमें देखने को मिली कि राहुल गांधी जी लखनऊ में आए थे, उनका एक था मामला था एमपी एमएलए कोर्ट में। तो जो जज था, वह जिसके न्यायालय में उनका मामला था, वो जज जो है राहुल गांधी के साथ सेल्फी ले रहा है। तो सिस्टम ऐसा हो चुका है कि सिस्टम में भी पक्ष विपक्ष हो गया है। एक पक्ष के समर्थक एक पक्ष के विरोधी सिस्टम में बैठे हुए हैं। तो कोई एक व्यक्ति या कोई दो चार छह लोग मिल करके जिस हिसाब से अभी कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है, वो तो न्याय व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं। सरकार को ही, या जो व्यवस्था बनेगी, एक ठीक ठाक व्यवस्था भारत में बनेगी तो ही न्याय व्यवस्था ठीक हो सकती है। अभी अ, बेईमानी है। अगर कुछ भी हम सोचते हैं कभी हमें न्याय मिल जाएगा, तो बेईमानी है। धन्यवाद। अगर कुछ जानकारी चलिए, और बताइए कोई। देखिए, आज का विषय है तो बहुत कठिन, साधारण विषय नहीं है आज का। फिर भी कुछ अगर ब्रजेश जी भी बताएंगे ना आज। बाबूजी, मैं डॉक्टर के यहाँ रखा हूँ जरा। अच्छा, ठीक है। बताइए भाई, कोई और। बाबा प्रणाम। हाँ, प्रणाम भाई। बताइए माता प्रसाद जी। बाबा, मुझे लगता है कि समाज में दो विचारधाराओं को हम दो इकाई कह सकते हैं। व्यक्ति स्वयं समाज की एक इकाई है। तो व्यक्तियों में परस्पर जो विवाद होते हैं, उनका जो न्याय है वो समाज के द्वारा होना चाहिए। लेकिन अगर दो डिफरेंट इकाइयों के द्वारा, एक जैसे प्रकृति और मानव है, पशु पक्षी और मानव है, इनके बीच में जो भोगोन्माद और लाभोन्माद की स्थिति के कारण संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है, इनका न्याय कैसे हो? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन व्यक्ति केवल मानवीय मूल्यों को लेकर मानव के हित में तो करता चला जा रहा है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में वो ना तो प्रकृति के साथ न्याय कर रहा है और ना पशु और पक्षियों के साथ न्याय कर रहा है। जिसमें एक प्रमुख मुद्दा मैं पहले से चर्चा में लाता रहा हूं, विशेष रूप से आकर्षित मुद्दा है चरागाहों का। क्योंकि आज के समय में चरागाह जितने भी डले हुए थे, हर गांव के अंदर, हर मौजे के अंदर चरागाहों की व्यवस्था सरकार ने
आपकी आवाज रुक गई। या हमारी जो शासन पद्धति है उसमें की गई थी, कोई उसके लिए माता चलिए, प्रसाद जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। और कोई बताइए। बाबूजी, मैं थोड़ा रख दे रहा हूँ इस विषय पे। हाँ, जी। एक तो देखिए, जो पहला जो कोटेशन है, मुझे उसे समझने में ही थोड़ी सी जटिलता हुई। आखिर न्याय को परिभाषित कैसे करें? तो शाम को जो है हमारी इस विषय में चर्चा भी हुई। और न्याय को देखा जाए तो दो पक्षों के बीच जो विवाद की स्थिति है, उसको, उसका जो उचित अनुचित का निर्णय जो है वो न्याय है, या उसका जो समाधान है वो न्याय के द्वारा निकाला जा सकता है। ये भी कह सकते हैं कि समाधान जो है वह न्याय के द्वारा निकलता है। और न्याय सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, संवैधानिक हो सकता है। कुल मिला जुला करके न्याय को देखा जाए तो परिभाषित कर पाना कठिन है, क्योंकि कई परिभाषाएं बनी हुई हैं और कितने ही मत पंथ संप्रदाय मजहब चल रहे हैं, अनेकों मान्यताएं हैं, उसके अनुसार न्याय जो है बदल जाता है। तो मैं अगर देखता हूँ न्याय को, तो एक शब्द जो विपुल जी ने जो यूज किया, यूनिवर्सल लॉ है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि हाँ, इसको यूनिवर्सल लॉ तो हम मान करके चल सकते हैं। ये पृथ्वी की ही बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ इस पृथ्वी के अलावा जितने भी ग्रह होंगे जहाँ पर जीवन है, वहां पर दो तीन चीजें ऐसी हैं जो सब जगह दिखाई देंगी। जैसे जन्म और मृत्यु को देखते हैं, तो सृष्टि के विनाशकारी होने से जो है वो चाहे हमारी सृष्टि हो या अन्य सृष्टि हो, मृत्यु वहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता है। उसी तरह से हम सहजीवन को देखते हैं, जहां भी सहजीवन नहीं हुआ होगा, संघर्ष होगा, वहां पर भी जीवन जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी तरह से हम न्याय को देखते हैं, तो जब भी कोई व्यवस्था बनेगी, सिस्टम बनेगा, तो उस सिस्टम का एक यूनिवर्सल लॉ होगा कि वहां पर जो है न्याय के लिए कोई ना कोई व्यवस्था और प्रणाली होगी। क्योंकि जहां पर न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा, वहां पर अंततः वर्ग संघर्ष या फिर आपसी टकराव होगा। उस टकराव का कारण भी जो है विनाश है। तो न्याय एक ऐसी व्यवस्था है कि वो सिर्फ हमारी धरती तक सीमित नहीं है। उसको एक यूनिवर्सल लॉ हम मान सकते हैं और साथ ही इस पर अपना विचार रख सकते हैं। पर मुझे लगता है कि न्याय को और थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें, तो मैं इस तरह से भी देखता हूँ कि जो व्यवहार मैं अपने प्रति चाहता हूँ, वही व्यवहार मैं किसी दूसरे के साथ करूँ। वो सम्मानजनक व्यवहार करना, या फिर जैसा मैं अपने लिए सोचता हूँ वैसा ही दूसरे के लिए विचार करना, यह भी न्यायपूर्ण विचार हो सकता है। एक तो ये आता है कि न्याय जो है वह निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति है वही कर सकता है। अर्थात जिसमें स्वार्थ आ जाए, वह न्याय के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है न्याय नहीं कर सकता है। तो न्याय के लिए निस्वार्थ भाव होना बहुत आवश्यक है। जो भी इकाई न्याय करेगी वो तटस्थ होकर के कर सकती है। तो न्याय पक्षपात पूर्ण तरीके से नहीं किया जा सकता है। न्याय होगा तो वो न्याय जो है निष्पक्ष ही किया जा सकता है। मैं ये भी देखता हूँ कि जो हमको प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, उन प्राकृतिक अधिकारों का सही प्रकार से उपयोग करना, या उस पर मोनोपोली न करना, ये भी एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक रूप से न्याय ही कहलाता है। प्राकृतिक जो हम संसाधन प्राप्त हैं, उनका अगर हम अनावश्यक दोहन न करें या उसका नुकसान न करें, तो यह भी हम लोग एक तरह से न्याय का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि उसका जो प्रभाव है वह भले ही प्रत्यक्ष रूप से न दिखता हो, अप्रत्यक्ष रूप से सबको प्रभावित कर ही रहा है। तो न्याय की व्यवस्था जो है वह प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाती है, वह जो है संवैधानिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य बैठाती है। कुल मिला जुला करके कहा जाए तो एक ऐसा मार्ग है जो उन्नति की तरफ ले जाता है। यद्यपि हम धर्म को भी कहते हैं, सत्य को भी कहते हैं, लेकिन ये धर्म और सत्य न्याय से अलग नहीं हो सकते हैं। न्याय जो है वह धर्म का भी एक हिस्सा है। न्याय जो है वह सत्य का आधार भी हो सकता है। या फिर ये कह लिया जाए कि जो सत्य है और न्याय है एक दूसरे के पूरक हैं।
ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो चाहे आप धर्म को लेंगे या सत्य को लेंगे या न्याय को लेंगे, ये तीनों शब्द एक साथ ही आते हैं, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण में देखा जाए तो अगर हम ऐसा कह दें, जैसा कि मोहन जी ने भी बताया कि इस निंदा के को न मानने वाले उसको भी अपराधी मान लिया जाता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ फिर हम वही देखते हैं, यहाँ प्राकृतिक अधिकार बाधित हो जाते हैं, अर्थात यहाँ भी अन्याय हो जाता है। तो जब हम एक यूनिवर्सल लॉ को तैयार करेंगे, एक ऐसा कंसेप्ट जो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए, हिंदुओं के लिए या किसी वर्ग विशेष के लिए लागू नहीं होता है, इस धरती पर रहने वाले 750 करोड़ लोगों के लिए न्याय का सिद्धांत एक समान, एक सूत्र रूप में लागू होता है। फिर भी हम दो तीन बातें ये कह सकते हैं कि किसी की स्वतंत्रता का निर्बाध रूप से प्राप्त होना न्याय है, या फिर ये कह लें कि मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों का निर्बाध होना, उसको प्राप्त होना व्यक्ति को, यह भी न्याय की व्यवस्था है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसको स्वतंत्रता प्राप्त है वह व्यक्ति भी किसी न किसी इकाई का हिस्सा तो होगा ही। यह भी नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वह केवल बैठ करके खाता ही रहे और वह समाज में कोई सहयोग ना करे, तो इसे न्यायपूर्ण आचरण भी नहीं कहा जा सकता। अर्थात न्याय में जो है वह सहयोग भी होगा, न्याय में समर्पण भी होगा, न्याय में जो है वो अधिकार भी होंगे, और न्याय जो है वह स्वतंत्रता को बाधित भी नहीं करेगा। तो एक बड़ा जो वाइड क्वेश्चन है कि न्याय को इतनी सरलता से हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। फिर भी निर्बाध रूप से स्वतंत्रता को अगर न्याय मान लिया जाए तो मैं मानता हूं कि ये एक यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल सिद्धांत बनाया जा सकता है। फिर दूसरा कोटेशन है न्याय होना, सिर्फ न्याय दिखना ही नहीं चाहिए, होना भी चाहिए। वास्तव में तो कहा जाए तो न्याय होना ही चाहिए, और न्याय होगा तब जाकर के वो दिखेगा। लेकिन अगर आपने जल्दीबाजी में न्याय कर दिया तो हो सकता है कि न्याय तो दिखे, लेकिन अगर फैसले सारे गलत जाते हैं तो उस परिस्थिति में भी वो न्याय नहीं माना जाएगा। अर्थात न्याय हो रहा है तब दिखेगा, न्याय दिख रहा है तब न्याय नहीं हो रहा है। इसी परिस्थिति में हम अगर ये कह दें कि 20 वर्ष, 30 वर्ष या बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद न्याय मिल रहा है, तो उसको भी हम न्याय नहीं कह सकते हैं। अर्थात वहां भी न्याय दिख तो रहा है मगर हो नहीं रहा है। अर्थात जब न्याय हो रहा है तो वो समय पर भी हो रहा है और पारदर्शी भी हो रहा है। लेकिन अगर न्याय जल्दी हो जाए और न्याय हो ही ना, तो वो भी न्याय नहीं है, और देर से हो तो वो भी न्याय नहीं है। अर्थात न्याय होने की शर्त यह है कि वह जो है समयबद्ध हो और साथ साथ पारदर्शी भी हो, तभी न्याय कहलाएगा। एक हम लोग कोटेशन कहते हैं, जस्टिस जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अर्थात देर से मिला हुआ न्याय जो है वो लगभग न मिलने के बराबर ही माना जाता है। तो वहां पर उसको हम लोग न्याय नहीं कह सकते हैं। न्याय पारदर्शी और न्याय जो है वह समयबद्ध होना चाहिए, तब न्याय माना जाएगा। ये दो विषयों पर मैंने अपनी बात रखी है, बाकी के साथी जो है अपनी बात रख सकते हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, और कोई भी बताइए। कोई भी साथी बताएं, आचार्य जी तो न्याय के विषय में मुझे लगता है ठीक से बता सकते हैं न्याय क्या है। यहाँ ब्रजेश जी सिग्नल बड़े कम आ रहे हैं, रेंज। मैं जी जी, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई और साथी बताएं, आचार्य जी की आवाज नहीं आ रही है। आचार्य जी, यदि न्याय के बारे में आपको कुछ कहना है तो आप मैसेज में भी भेज सकते हैं, हम लोग उसको थोड़ा पढ़ लेंगे। बाकी के साथी बताएं। किसी को कोई बात? बाबा जी वैदराज।
हाँ जी बताइए। रविराज जी बताइए। वैसे तो एकदम सीधी सी परिभाषा दिख रही है बिल्कुल न्याय की, कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में जो यहाँ पास में लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल एकदम सही न्याय की परिभाषा है। इस विषय एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे सरल है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है अन्याय भी करना पड़ता है, अन्याय की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई विदेशी हस्तक्षेप हो और उस समय न्याय के बारे में बातचीत करेंगे तो न्याय जैसे कश्मीर के मामले में बाबा जी का ही कहना है, कश्मीर के मामले में यदि न्याय के बारे में सोचा जाएगा तो सही नहीं होगा। इसको बाबा जी सही तरीके से समझा सकते हैं। बाकी व्यक्तिगत न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है, सामूहिक अधिकार नहीं होता है, ये भी सब स्पष्ट समझ में आता है। मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में न्यायालय को हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता नहीं है, ये भी स्पष्ट बातें हैं। फिर भी बाबा जी बोल रहे हैं बहुत कठिन विषय है, तो आज कुछ ज्यादा सुनने को मिलेगा, कुछ ज्यादा एकदम महत्वपूर्ण बातें। मेरा है मानना बहुत है ये। कठिन है। ये बात सही है कि विषय बहुत कठिन है, फिर भी जो चर्चा हो रही है वो इस इतने गंभीर विषय पर इतनी चर्चा संभव नहीं है, आसान नहीं है किसी के लिए। क्योंकि कहीं आपको पढ़ने को तो ये सब मिलेगा नहीं। चलिए, किसी को और कोई बात कहनी हो तो बताइए, नहीं तो पहले मैं ही रखूं। बाबू जी आप रख दीजिए, थोड़ा सा विषय को समझने में आसानी होगी, फिर प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। ठीक है कि न्याय क्या है, ये अभी तक कोई एक परिभाषा दुनिया में बन नहीं पाई है। या भाई, प्रयत्न तो पुराने जमाने में बहुत हुए होंगे, पुराने जमाने में कोई परिभाषा बनी भी होगी जो हम लोगों को जानकारी नहीं है। कहीं अगर कहीं दर्शन शास्त्र वगैरह में होगा भी तो भाई हमको जानकारी नहीं है उस विषय की, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि न्याय की परिभाषा क्या है। लेकिन मेरे विचार में न्याय की दो तीन परिभाषाएं हो सकती है। एक परिभाषा तो हम लोगों ने लिखी भी है कि किसी भी व्यक्ति के अगर किसी भी किसी भी किसी इकाई से अगर कोई टकराव होता है, उस टकराव में उचित अनुचित का निर्णय, कि उचित क्या है अनुचित क्या है, इसका जो निर्णय करने वाली इकाई है, उस इकाई को हम न्यायपालिका कह सकते हैं और न्याय कह सकते हैं। न्याय जो है वह तो एक माने गुणवाचक शब्द हुआ न्याय, लेकिन जो उचित अनुचित का निर्णय करने वाली इकाई है कि क्या सही है क्या गलत, उसको हम कह सकते हैं न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका न्याय देती नहीं है, न्यायपालिका सिर्फ उचित अनुचित का निर्णय कर सकती है। न्याय देने वाली इकाई अलग है बनी हुई व्यवस्था में, उसको हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। इस तरह न्याय की एक परिभाषा हो सकती है। वैसे वर्तमान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें न्याय क्या है इसको डिफाइन करती है विधायिका। न्यायपालिका न्याय को परिभाषित नहीं करती है कभी, और कार्यपालिका भी नहीं करती है।
तो विधायिका न्याय को परिभाषित करती है, उस परिभाषा के अनुसार न्यायपालिका उचित अनुचित का निर्णय करती है, उस परिभाषा के अनुसार। और न्यायपालिका जो उचित अनुचित को अलग अलग करती है, उसको क्रियान्वित करती है कार्यपालिका। यही लोकतांत्रिक प्रणाली यही है। लेकिन एक परिभाषा न्याय की और भी हम लोगों ने लिखी है या पढ़ी भी है, लिखी है कि व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता निर्बाध तरीके से मिलती रहे, असीम स्वतंत्रता, उसको हम न्याय कह सकते हैं। ये भी एक परिभाषा है। एक तीसरी परिभाषा भी अभी ब्रजेश जी भी बता रहे थे, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को निर्बाध मिलना, इसको भी हम न्याय कह सकते हैं। तो फिर अधिकार मतलब क्या? अधिकार तो अंग्रेजी में कहते हैं राइट। तो राइट जो या अधिकार जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार और एक सामाजिक अधिकार। ये तीन इसके अधिकार के तीन भाग हैं। एक तरह से इसको हम भाग कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं, इसको समझना पड़ेगा भाग और प्रकार को भी। अब ये तीनों की जिम्मेदारी किसकी है देने की? तो वैसे तो लोकतंत्र में फिर वही बात आ जाती है जो मैंने अभी बताई थी कि लोकतंत्र में इन तीनों अधिकारों की व्याख्या करती है विधायिका और उचित अनुचित का निर्णय करती है न्यायपालिका, क्रियान्वित करती है कार्यपालिका। ये स्थिति है। लेकिन आदर्श स्थिति में प्राकृतिक अधिकारों की, प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार जिनको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, वे बाधा रहित तरीके से लोगों को मिलता रहे, इसकी गारंटी न्यायपालिका की है। गारंटी सामाजिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते रहे, इसकी गारंटी न्यायपालिका की नहीं है, कार्यपालिका की भी नहीं है, विधायिका की भी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी समाज की है। एक समाज की व्यवस्था अलग होती है और संवैधानिक व्यवस्था अलग होती है, और न्याय की व्यवस्था अलग होती है जिसको हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। उन प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी तो न्यायपालिका की है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में बाधा पैदा करें या उसकी सही व्यवस्था न कर पावे,
न्यायपालिका दखल दे सकती है, क्योंकि न्यायपालिका व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की संरक्षक है, जिसको हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। तो एक तरह से ये समझिए कि मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी तो न्यायपालिका ने दी है। न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी किसने सौंपी है? न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी संविधान ने नहीं दी है, तंत्र ने नहीं दी है। न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी समाज ने दी है। समाज मतलब 750 करोड़ व्यक्तियों का समाज, भारत का समाज नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर भारत की सारी जनता मिलकर कोई संविधान में ऐसा प्रावधान बना दे कि उसमें व्यक्ति को न्याय मिलने में बाधा हो, उसको प्राकृतिक न्याय न उपलब्ध हो, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। संविधान संशोधन को भी ये न्यायपालिका को विशेष अधिकार प्राप्त है। अभी मैं आपको आज लिखा था कि विशेषाधिकार शब्द में गलत बोल गया, निशेषाधिकार है न्यायपालिका को। तो संविधान के उस प्रावधान को न्यायपालिका रिजेक्ट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है, संविधान की संरक्षक राष्ट्रपति है। ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, संविधान की संरक्षक। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार, जिसको हम न्याय कह सकते हैं, संवैधानिक न्याय, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। सामाजिक अधिकारों की जिम्मेदारी तो पूरी समाज की है। यही आकर के भूमिका आती है मैंने विद्वानों की, जिनको हम लोग धर्मगुरु कहते हैं। ये एक तरह से सामाजिक अधिकारों की, इनकी, वो लोगों को न्याय मिलता रहे, सामाजिक न्याय, इसकी प्रमुख जिम्मेदारी धर्मगुरुओं को लेनी चाहिए। क्योंकि धर्मगुरु जो है वही समाज के मार्गदर्शक है। ये वही लोग राजनेताओं का भी मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह ये तीनों कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी न्यायपालिका की है, संवैधानिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी राष्ट्रपति की है, सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी हमारे मार्गदर्शकों की होनी चाहिए। मैं कोई निष्कर्ष आपको नहीं बता रहा हूं अंतिम, मैं अपनी बात बता रहा हूं। आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, फिर इस पर और संशोधन करेंगे। क्योंकि मैं आपको इस बार ये इतना जटिल मुद्दा है कि मैं निष्कर्ष बताने की स्थिति में हूं ही नहीं, क्योंकि मैं इस पर कोई निष्कर्ष निकाल ही नहीं सका हूं अब तक। तो मैं आपको क्या बताऊंगा? ये बात मैंने आपको बता दी न्याय के विषय में। तो महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि वर्तमान समय में
न्याय बहुत विलंब से हो रहा है। इस विलंब का दोषी कौन है? इस विलंब में दोषी कहीं कार्यपालिका नहीं है। इस विलंब में या तो दोषी है विधायिका और या दोषी है न्यायपालिका। न्यायपालिका ने अनावश्यक हस्तक्षेप करके अपने को ओवरलोडेड कर लिया, और जब आप ओवरलोडेड हो जाएंगे तो आपकी गति का प्रभाव तो पड़ेगा ही, तो आपकी गति बहुत कम हो गई। ये गलती तो न्यायपालिका की है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से कहा जाए तो इसमें गलती विधायिका की भी है कि हमारी विधायिका का कार्य था संवैधानिक मामलों में न्याय देना। ये जिम्मेदारी है हमारी विधायिका और कार्यपालिका की संवैधानिक मामलों में। ये संवैधानिक मामलों को भी न्यायपालिका के जिम्मे में डाल देते हैं। न्यायपालिका संवैधानिक मामलों में कानून के अनुसार ही न्याय दे सकती है, और कानून भी संविधान के अनुसार ही बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका के तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार न्याय। तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के मामले में न्याय कर सकती है, संवैधानिक मामलों के मामले में फैसला कर सकती है, और सामाजिक मामलों में तो उसको दखल देना ही नहीं चाहिए एकदम। ये कानून बना देते हैं, शराब रोको, जुआ रोको, गांजा रोको। बेमतलब के आपने हजारों कानून बना करके अपने को भी ओवरलोडेड कर लिया, न्यायपालिका को भी ओवरलोडेड कर दिया। और ये बेवकूफ न्यायपालिका एक तो जनहित याचिका और ले लेती है। जनहित याचिका सुनना उसका कहां से जब काम आ गया, एकदम गलत है न्यायपालिका का। जनहित को डिफाइन तो विधायिका कर सकती है, न्यायपालिका नहीं कर सकती है। ये इतना सारा मामला जो इतना हौच-पौच हो गया है कि इसमें बहुत कठिन हो जाता है कि हम लोग इस संबंध में, भाई एक बात बताइए कि एक बड़ा भारी भूसे का ढेर है, बहुत बड़ा ढेर, और उसमें सुई को खोज के निकालना है। बड़ा कठिन कार्य है। या तो ऐसा चुंबक हो कि वो चुंबक खींच कर सुई को निकाल दे, और नहीं तो फिर भूसा को खोजते रहिए पानी में किसी 50 तरह का। ये सारा जो न्याय है, ये न्याय इस भूसे के ढेर में घुस गया है। और ये जो भूसे का ढेर है, इसको आप संविधान कह सकते हैं, कानून कह सकते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सब गड्ढ हो करके एक तो बड़ा भारी भूसे का ढेर बना दिए है, और उसमें आपको अब न्याय खोजना है। लेकिन खोजना भी पड़ेगा ही, आखिर कौन खोजेगा? क्योंकि सुई तो जरूरी है खोजना हमको, तो खोजना भी पड़ेगा। और खोजना संभव भी है, बहुत संभव तो है नहीं, और खोजना भी जरूरी है। इसी आवश्यकता और कठिनाई के बीच में हम लोग झूल रहे हैं। इसीलिए हम लोग को इस विषय पर चर्चा करने में
इतनी कठिनाई हो रही है। तो मैं आपको इतनी बात बता दिया। अब आप आगे, आपको कुछ मार्ग मिला होगा, या आप इस पर बोल सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। पूरी स्वतंत्रता से एकदम, क्योंकि विषय मैं भी क्लियर नहीं हूं एकदम से, 100% क्लियर नहीं हूं मैं। सभी साथियों के लिए नमस्कार। देखो, अपने भारत में प्राचीन न्याय व्यवस्था हमारे भारत की प्राचीन व्यवस्था है। अब तो खैर तंत्र है, सरकार है, लोकतंत्र है, लेकिन पहले राजा महाराजा शासन करते थे। आपस में परिवारों में गांव स्तर में लड़ाई झगड़े हो जाते थे तो पंचायत, गांव के पंच, 5 पंच बैठकर ही उसका फैसला कर देते थे, वो मान्य होता था। लेकिन अब वो परंपरा हमारे देश में समाप्त हो गई। अब किसी गांव में कोई पंचायत नहीं होती। अब तो छोटे मोटे लगड़े झगड़े भी, मारपीट के, कत्ल के, चोरी डकैती के, सब पुलिस के पास और न्यायालय में ही जाते हैं। और बड़े बड़े मर्डर हो जाते हैं। हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी ढीली है कि अगर कोई मर्डर हो जाता है तो अपराधी को जेल तो होती है, लेकिन वर्षों लाखों रुपया सरकार खर्च करती है। और मतलब वो रिजल्ट, मतलब रिजल्ट क्या, वो छूट जाता है 20 साल के, 20 साल या 10-15 साल जो भी है, वो या उम्र कैद कर देते हैं। लेकिन मौत का बदला, मौत नहीं मिलती, तुरंत न्याय। जैसे अरब, ईरान, इराक में, जो अरब देशों में अगर कोई अपराध करता है तो तुरंत उसे सूली पर लटका दिया जाता है, मामला खत्म। लेकिन हमारे देश की इतनी बड़ी इतनी मतलब न्याय व्यवस्था जो है ढीली है, वर्षों तक केस चलते रहते हैं, सरकार लाखों रुपया खर्च करती है व्यर्थ में, और रिजल्ट जीरो निकलता है। वो अपराधी भी घर आ जाता है जिसने मर्डर करा है। तो हमारी जो न्याय प्रणाली है भारत की, बहुत ढीली है, लूज है। किस तरह से हमारे देश की न्याय प्रणाली सख्त बने, इस विषय पर हमें मतलब इस ये बड़ा ही प्रश्न है कि किस तरह से हमारे देश की न्याय व्यवस्था जो है वो किस तरह से मतलब सख्त बन सकती है। अपराधी को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने कत्ल करा है तो उसका भी मर्डर होना चाहिए। किसी ने अगर बलात्कार किया है तो उसके हिसाब से उसे अपराध, मतलब अपराध का दंड मिलना चाहिए। अपराध, बलात्कार के बाद अगर उसने मर्डर करा है तो तुरंत उसको मतलब गोली मार देनी चाहिए। तो अगर ऐसी सख्त कानून बन जाती है हमारे देश में तो अपराध भी कम हो जाएंगे। और ये न्याय व्यवस्था ढीली रही हमारे देश में, लूज रही, तो ये जो है अपराध कभी भारत में कम नहीं होंगे। अभी बिहार में एक बीजेपी नेता को गोली से मार दिया गया। तो ये मतलब प्रतिदिन की घटनाएं सामने आ रही हैं। घटनाओं का मुख्य कारण आने का सामने क्या है, यही है हमारे देश की न्याय व्यवस्था जो है वो। हाँ, तो बढ़ेंगे। अपराधी जानते हैं कि हम रुपया दे के किसी तरह से जेल वेल काट के घर आ जाएंगे, क्या होगा। तो इस तरह से जो आज मतलब जो मुद्दा। ठीक है, और बताइए कोई। बाबा एक प्रश्न है, जैसे कि जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति से कमजोर व्यक्ति या मीडियम व्यक्ति त्रस्त होता है या उसके चार अनाचार अत्याचार होता है, तो वो कहता है कि कोई न कोई शक्ति, ईश्वरीय शक्ति है, जो कि जाओ, हमारे पास तो शक्ति नहीं है, लेकिन कोई ईश्वरीय शक्ति, प्राकृतिक शक्ति है जो कि न्याय करेगा, इसका दंड तुमको मिलेगा। तो क्या कोई ईश्वरीय न्याय भी मतलब ऐसा समझ में आता है जो सब बोलते हैं? तो
नहीं भाई, देखिए, जो आपका प्रश्न है, मेरे हिसाब से ये हम लोगों की मान्यता है कि न्याय मिलेगा। हम्म। ये मान्यता बुरी नहीं है, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। जी जी। हम कोई प्राकृतिक शक्ति या ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते हैं, यह अलग बात है। इसको अभी प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। एक बात मैं आपको जरूर बताऊं कि अन्याय कमजोर के साथ होता है, ऐसा नहीं है। अन्याय हमेशा शरीफ के साथ होता है। अन्याय मजबूत के साथ कमजोर भी कर सकता है, और कमजोर के साथ मजबूत भी कर सकता है। अब जैसे एक आपको उदाहरण बतावें, जो मैं आपको कोई उदाहरण दूंगा तो वो सच घटना ही होगी। मैं जी जी। काल्पनिक उदाहरण तो कभी देता नहीं हूँ, कभी भी। जी न पहले देता था, ना अब देता हूँ। जी। मैं जब पद यात्रा में गया, जी मेरे हिसाब से ये यात्रा शायद 80 में थी, जी। जी साइकिल यात्रा। जी। उस यात्रा में हमारे साथ सांसद भी थे, ललन साहब। जी। मैं जी मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था। जी। उस यात्रा में जब गया, और सरकार थी हम लोगों की, जी। तो होते होते हम लोग चले गए नवाडी। जी जी। रामानुजन से करीब 40-50 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। वही त्रिकुंडा नवाडी ना। हाँ जी, त्रिकुंडा नवाडी। हाँ हाँ। नवाडी में गए हम लोग, रात को मीटिंग लिए, खाना खाए। जी खाना खा के सवेरे चले भाई, हम लोग तो साइकिल से थे सब लोग। जी। जी पहाड़ के पास में एक लोग रोक करके एक ठो पूछे चरवाहा से कि जी। बताओ, तुम्हारे गांव में सबसे बदमाश आदमी कौन है? जी तो बेचारा बड़े प्रेम से हमको बताया कि जहां रात में आप लोग हलवा पूरी खाए हैं वही है। जी। जी जी। क्या बदमाशी करता है तो वो बुला लेगा, और बुला करके, और हमको जरूरत है तो 50 रुपया 100 रुपया दे देगा उधारी। जी बस फिर उसका पीढ़ी दर पीढ़ी उसका चलता रहेगा, जी। कभी जी उसका खत्म नहीं होगा। अब ये प्रश्न हम लोगों ने सुना उससे। जी। फिर हम लोगों ने पूछा जी कि बताओ कि उस आदमी से भी कोई बड़ा जबरदस्त है कि नहीं तुम्हारे गांव में? जी। कहा कि हाँ बाबू, एगो आया है, तो वहां से अभी आसाम से, जी आसाम से तो आया है। जी। वो गया इनके पास, और जा करके बोला जी कि गणना हमको मदद करो, पैसा चाहिए हमको। जी। भाई वो दे दिए उधार, और पैसा लेके ही आके घर में बैठ गया। जी जब आषाढ़ में गए, कहे कि चलो काम करने, कहे देख, आलतू फालतू मत बोलो, ज्यादा अगर बोलोगे तो हम आदिवासी हैं, जी तुम जेल और चले जाओगे। जी। कि हमको कोई ऐसा वैसा आदिवासी मत समझना। जी जी। ये हाथ जोड़ करके पीठी छुड़ा लिए उससे। जी जी। जी पैसा, एक पैसा तगादा कभी नहीं किए। जी। अब बताइए हम किसको कहें, किसको गलत कहें, किसको सही कहें? जी।
दोनों घटना एक ही गांव की है। जी। और वो नवाडी वाले अभी भी, उनके लड़के तो सब जिंदा है ही हैं। ये मैं आपको बता दिया। हर भला आदमी, हर शरीफ आदमी वो अत्याचार का शिकार है। वर्तमान जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में शरीफ आदमी है नहीं, कौन सुरक्षा देगा? चलिए और बताइए। मैं कुछ कहना चाह रहा था मुनि जी। हाँ जी बताओ भाई बबलू। अभी ब्रिजेश राय जी ने अपने उद्बोधन में कहा प्राकृतिक न्याय के बारे में कि उसमें मनुष्य है नहीं, सारे प्राणियों को जो है वो असीमित स्वतंत्रता है। इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है, अगर नहीं, मनुष्य के लिए तो मनुष्यों को ले तो कोई प्रश्न नहीं है, अगर अगर सारे प्राणियों की बात आती है तो प्रश्न उठता है। तो ब्रिजेश राय जी क्लियर करें इसमें कि अगर शेर और मान हिरन, अब शेर का भोजन हिरन है, जीने की दोनों की स्वतंत्रता है। ऐसा प्रसंग रामचरितमानस में भी आया हुआ है और दूसरे ग्रंथों में भी। तो शेर को भोजन चाहिए और हिरन को जान की सुरक्षा चाहिए। तो किसी ने एक का तो स्वतंत्रता का हनन होगा, या तो शेर भूखे मरेगा या हिरन मरेगा। ठीक है। नहीं, अगर ब्रजेश जी ने ऐसा कहा है तो फिर मेरे हिसाब से तो गलत है। बाबूजी, मेरा प्राकृतिक न्याय का अर्थ मौलिक अधिकारों से है, जो प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं। हाँ, तो दूसरा, ये मौलिक मौलिक अधिकार जो होते हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, जी जी प्रत्येक जीव तो के अगर नहीं व्यक्ति होते। पर तो सवाल नहीं है। हाँ, जीव जी के नहीं व्यक्ति। होते। दूसरा दुनिया है में। बाबूजी कि हाँ, न्याय अन्याय धर्म और अधर्म ये पशुओं में घटित नहीं होता है। इसके लिए बोध का होना आवश्यक है। जैसे 5 वर्ष का बालक अगर गिलास को उठा करके पटक के फोड़ दे, तो उसे माना जाता है कि निर्बोध है, यानी उसने कोई पाप नहीं किया है। और वही 25 वर्ष का व्यक्ति फोड़ दे तो माना जाता है कि उसने सोच समझ करके किया है। अर्थात जहां निर्णय लेने की बौद्धिक क्षमता होती है, वहीं पर न्याय और अन्याय घटित होता है। पशुओं में नैमित्तिक ज्ञान है, वहां निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वहां तो प्राकृतिक जो बना है वो करना है। तो शेर के द्वारा मांस खाना भी न्याय ही है। ठीक है। जी यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य जीव जंतु को, पेड़ पौधों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। संवैधानिक अधिकार हो सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है उनको। भाऊजी, हमारे यहाँ न्याय दर्शन एक पुस्तक है 6 दर्शनों में से। तो मैंने न्याय को समझने के लिए न्याय दर्शन को भी थोड़ा सा समझा, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं उसमें कि कुछ परिभाषा बन पाए। तो बड़ा जटिल प्रश्न हो गया कि न्याय क्या है। भाई, मैं तो समझ ही नहीं पाया कुछ। अरे आप तो कुछ समझे भी। मैं मेरे लिए तो दर्शन शास्त्र एकदम, मैं नहीं पाया, समझ नहीं पाया। बहुत भाऊजी, जटिल न्याय विषय है। न्याय दर्शन की जो परिभाषा है उसके अनुसार तो हम लोग न्याय को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। वहां जो परिभाषा दी गई है वो तो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। वहां तो ज्ञान के सहायक तत्वों को न्याय कहा गया है। ज्ञान के सहायक। ज्ञान के जो सहायक तत्व हैं जिससे ज्ञान में वृद्धि हो, उसको न्याय कहा गया है। और न्याय दर्शन में एक परिभाषा और है जो ये कहती है कि निष्पक्षता से जो निर्णय लिया जाए वह भी न्याय है।
भाई ये अब हमको नहीं पता है, तो हम लोग तो अपनी परिभाषा बता रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि दर्शन शास्त्र जो पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाले, उनके साथ मैं एक कमरे में रहा हूं 15 वर्ष। एक कमरे में दिन रात एक साथ ही रहते थे, एक साथ खाना पीना, एक साथ रहना, और मैं दर्शन उनसे समझ नहीं पाया कभी। इसलिए मैं दर्शन शास्त्र पर बोलता भी नहीं हूँ, कुछ क्योंकि जानता ही नहीं हूँ तो क्या बोलूंगा। जी बाबूजी, मैं इस विषय में जो है आचार्यों से चर्चा करूंगा एक बार। मेरे एक मित्र हैं, वो न्याय दर्शन के विशेषज्ञ हैं। अच्छा, तो करिएगा हो सर। सकता है शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, अब बताइए और कोई बात। बाबा जी वैदराज बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। बाबा जी आपने कहा एक देश में अनेक राष्ट्र भी होंगे, एक राज्य में अनेक राष्ट्र भी हो सकते हैं, हाँ, कहा मैं है आपने। मेरी परिभाषा के अनुसार। आप नहीं, जब कहा है तो सामाजिक न्याय जब कैसे होगा फिर, जब राष्ट्र अनेक होंगे एक राज्य में। देखिए, सामाजिक न्याय तो राष्ट्र देगा। नहीं तो उसमें मार्गदर्शक लोग जिम्मेदार होंगे बोल रहे हैं आप। तो हाँ, जब अनेक राष्ट्र होंगे तो मार्गदर्शक राष्ट्र, लोग। तो उस राष्ट्र में जो राष्ट्र की पूरी परिधि होगी, जैसे भारत एक राष्ट्र है, नहीं, इसकी 140 करोड़ की आबादी है भारत की। आपने कहा एक राज्य में अनेक राष्ट्र भी होंगे करके एक लेख लिखा था आपने। हाँ, तो भारत में मेरी परिभाषा के अनुसार 140 राज्य होंगे, लेकिन राष्ट्र एक होगा। एक राज्य में अनेक राष्ट्र भी हो सकते हैं ऐसा लिखा है आपने। और एक राज्य में भी, क्योंकि हम लोग राज्य मान रहे हैं वर्तमान में 1 करोड़ का राज्य, तो एक हाँ, करोड़ की आबादी में, जैसे आपका अभी ये अगर लेंगे आप, ये मालदीव या कौन कौन से हैं अभी, ये सब बहुत कम आबादी वाले देश हैं। तो वो हैं, राष्ट्र तो हैं वो। और इनकी किसी की आबादी 5 लाख, किसी की 10 लाख है। एक राज्य एक राष्ट्र है ना बाबा जी वो। हाँ, तो वो अपने को एक राष्ट्र कहते हैं और राज्य भी कहते हैं। राष्ट्र और राज्य को एक कर दिया है उन तो लोगों ने। भारत में तो दो राष्ट्र पल रहे हैं। भारत में अभी, भारत तो एक राष्ट्र है अभी, और 140 राज्य होना चाहिए भारत का। मैं आपसे अलग से बात करूंगा फिर बाद में। हाँ, होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान अभी एक राष्ट्र है, तो राष्ट्र और देश वर्तमान में दोनों एक हो गए हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ बोलना हो तो। एक जो प्रचलित समाज में ऐसा है कि कानून अंधा होता है, और एक अंधा कानून फिल्म भी है। तो ये कानून अंधा होता है, ऐसा क्यों? जिसे समाज में जो समूह है वो कहता है, क्या उसको ऐसा अनुभव होता है तो कहते हैं कि कानून अंधा होता है। मैं आपको बताता हूं कि कानून तो अंधा होता ही है। जी आंख वाला होता है कोर्ट। जी जी। कानून जो होता है
जी। वो कानून के पास तो आंख होती नहीं है, वो तो किसी सिद्धांत पर होता है। और वो भी कोर्ट में जो हाँ, पलड़ा जो कोर्ट ने रहता जो है लटका फैसला दिया। हुआ, हाँ, उसको भी आंख में काला पट्टी बांधा हुआ रहता है, हमको लगता है। हाँ, तो कोर्ट जो फैसला दिया कानून के अनुसार, जी। तो आप कह सकते हैं कोर्ट के फैसले को कि जी। कोर्ट ने देखकर फैसला दिया है, उचित अनुचित को अलग अलग किया है। जी। तो इस कहिए कि कानून तो जो है वो एक तरह से समुद्र है, जी। और कोर्ट ने उसको दोनों को अलग अलग कर दिया, उचित अनुचित को। कह जी। सकते हैं भाई, ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं हम। जी। जी। चलिए बताइए, और कोई बात हो तो, नहीं तो समाप्त कराइएगा। हेलो। हाँ, बताइए। बाबा जी प्रणाम, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मतलब कुछ कहना भी है और मेरा उसी में मेरा प्रश्न भी है। हाँ, बताओ। मतलब एक उदाहरण देके मैं अपनी बात शुरू करूंगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो अपने परिवार में बाहर का व्यक्ति आए अचानक, तुम्हारा क्या स्थान है, और उस व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं है कि उसकी उस परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको क्या स्थान, किसका दर्जा मिला हुआ है, उसके क्या कार्य हैं। तो उस व्यक्ति की स्थिति को क्या माना जाएगा? अब उस व्यक्ति को अगर कुछ पता नहीं है, एक तरह से वो आश्रित हो गया, तो अब उसको आश्रित ही मान सकते हैं, और तो क्या मानेंगे उसको। उसकी चिंता परिवार करेगा। अगर नहीं, परिवार नहीं लेकिन चिंता करेगा, हाँ, अगर परिवार नहीं करेगा। उस व्यक्ति को क्या उस, जी, हाँ, बताओ। तो उस व्यक्ति को क्या आप मतलब उस व्यक्ति को उसके लिए दोषी नहीं मानते हैं क्या थोड़ा बहुत, कि भाई उस व्यक्ति को भी तो जागरूक रहना चाहिए? हाँ, क्या उस व्यक्ति को उसकी स्थिति को ठीक होने में उसकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, उसकी जिम्मेदारी खुद की है, वो तो समझ ही नहीं पा रहा है। तो तो हम बाबा उस जी, हम हाँ, जी, जी। हाँ, बताओ। तो मैं ये चीज ऐसा सोचती हूँ कि हमारे देश में हमारे जो बार बार कानून पे, राजनीति पे, अधिकारों पे जो चर्चा होती है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारे देश की जो जनता है, वही स्थिति मुझे लगता है, जो बात मैं बता रही हूँ वही स्थिति हमारे देश की जनता की है। आप जैसे बार बार प्रसंग आ रहा है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मुझे लगता है कि अगर हम 50 लोगों को इकट्ठा करेंगे, हमको 2 या 3 लोग बड़ी मुश्किल से मिलेंगे जिनको पता भी होगा कि मौलिक अधिकार संख्या में कितने हैं और कौन कौन से हैं। मुश्किल से हमें ऐसे लोग मिलेंगे, 50 में से 2 या 3 लोग ही मिलेंगे। तो यही स्थिति मुझे लगती है हमारे देश की जनता की है, उसको जागरूकता नहीं। और मुझे ये भी लगता है साथ में बाबा जी कि दुनिया में जो सबसे बड़ा बल होता है वो बुद्धि बल होता है, जागरूकता होती है, आत्मबल होता है। एक उदाहरण वहां का है बंबई का, अमिताभ बच्चन बहुत पैसे वाले हीरो थे, और कई साल पहले की घटना है, उनकी पत्नी ने कि ये बोला था उनकी पत्नी ने कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमको हिंदी भाषा बोलनी चाहिए महाराष्ट्र में। तो हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन उनको इतना धमकाया गया, और अंत में अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ी उद्धव ठाकरे से, इससे राज ठाकरे और इन लोगों से माफी मांगनी पड़ी। तो इतना पैसा होते हुए भी उनको झुकना पड़ा, उनको डर लगा। मुझे लगता है कि पैसे में उतनी ताकत नहीं होती है, उतनी जागरूकता भी नहीं है, और हिम्मत की बात होती है। जब अभी दूसरा उदाहरण बंबई का ही है, कंगना रानावत एक हीरोइन है, जब वो एक सुशांत सिंह राजपूत नाम का एक मतलब अभिनेता था युवा,
अभी 4-5 साल पहले उसका मर्डर हुआ, तो उसने कुछ इस तरह बोला कंगना रनावत ने, तो वहां की जो सरकार थी, उद्धव ठाकरे जो थे, उनके जो असिस्टेंट थे, उन्होंने धमकी दी उसको कि बम्बई किसी के बाप की नहीं है। तो वो लड़की अकेली होकर इतनी बहादुर थी कि उसने ये कहा कि मैं बम्बई में आऊंगी और देखती हूँ मेरा कोई क्या कर सकता है। और उसके साथ ना कोई सरकार थी, ना उसका बैक सपोर्ट था। फिल्म इंडस्ट्री वाले भी उसके अगेंस्ट थे, उसके ही जो उसके थे। लेकिन वो बहादुरी के कारण उसने वो संघर्ष किया, वो लड़ाई लड़ी, महाराष्ट्र की सरकार से वो लड़ी। तो मुझे लगता है बाबा जी, व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत, वो जागरूकता, वो आत्मबल, वो जरूरी है यदि हमको अपनी स्थिति में जनता के तौर पे सुधार करना है। तो ये मैं कहना चाह रही थी। ठीक है, ये अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी हिम्मत है। मैं ब्राह्मण हूं। जी मैं अपना ये बताऊं कि कोई भी अगर दादा गुंडा आ गया, कोई भी जी साधारण दादा गुंडा भी आ गया, तो मैं जी उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। अगर उसको 100-200 रुपया ले दे करके पिंड छुड़ा लेता हूँ। जी क्या करूं? फिर फिर मैं चुपचाप प्रतीक्षा करता हूँ। जी अब इस आदमी की भेंट कोई मजबूत आदमी से हो जाएगी, जी तो उस मजबूत को थोड़ी सी मदद कर देंगे। लेकिन मैं तो, अगर मैं महाराष्ट्र में होता, तो मैं तो इन जी गुंडों के सामने साष्टांग दंडवत करता। मेरा काम तो जी गुंडों से निपटना नहीं है। जी क्या करते रहता आराम से कि होगा, कोई ना कोई हल निकलेगा आखिर भविष्य में। तो भाई, मैं तो जरा सा भी हिम्मत नहीं रखता हूं कभी भी। अब मैं गलत हूं या सही हूं, मैंने अपनी बात बता दी। जी मैं इस मामले में कुछ कहना चाहूंगा मुनि जी। हाँ, बताइए। कि आप तभी कहे कि मैं गुंडों को नमन करूंगा, मगर जब तक आप रामानुजगंज में रहे तब तक एक भी गुंडा पनपने नहीं पाए आपके सामने। मैं तो ये वहां को प्रमाणित हूँ। ये बात एकदम सही है। और आप बता दीजिए कि किसी गुंडे से मैं टकराया हूँ का क्या? क्योंकि जी नहीं, जी नहीं। मैं बड़े बड़े क्रिमिनल, बहुत बड़े बड़े मर्डरर, उन हत्यारों से मेरा इतिहास है पूरा रामानुजगंज में, कि मैं उन लोगों से भी टकराया, लेकिन अकल से। ये मैं आपको बता दूं भाई। आपने हमने आपने उनको टिकने ही नहीं दिया। हाँ, टिकने ही नहीं दिया मैंने। आपने अकल। उनको टिकने, आप लड़े नहीं, मगर उनको टिकने ही नहीं दिए। हाँ, मैं हमेशा लड़ा अकल से, डंडे से नहीं। दुर्भाग्य ये है कि जो लोग डंडे से लड़ना सोचते हैं, उनके पास डंडे की ताकत नहीं है। और डंडे की तुलना में अकल की ताकत कई गुना ज्यादा है। ये तो आप लोग पूरा जानते हैं रामानुजगंज में, कि रामानुजगंज शहर में कोई दादा गुंडा कभी तैयार ही नहीं हो सका अभी तक। अभी तक मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं हूं तब भी। हाँ, ठीक कह रहे हैं। अब उसके लिए भाई निरंतर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, सोचने की जरूरत पड़ती है। और मैं कभी डंडा भी घर में नहीं रखा। पिस्तौल बंदूक से तो कोई मतलब ही नहीं है।
और मैं आपको और बता दूं एक लाइन, कि मैं अपने घर में किवाड़ भी नहीं रखता था, खुला रहता था सब। और तीसरी बात मैं आपको और बता दूं, कि जिस दिन मैंने रामानुजगंज छोड़ा है, 2004 अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में मैंने रामानुजगंज छोड़ा, 4 में। जिस दिन रामानुजगंज छोड़ा, रात को उसी दिन रात में प्लान बना, और सवेरे हमारे घर में दीवार बनी और किवाड़ लगाया हमारे हमारे परिवार के लोगों ने। एक दिन भी वो लोग हिम्मत नहीं कर पाए। और एक और आपको बता दूं, चूंकि बबलू जानते हैं, कि 2000 से 2004 तक रामानुजगंज में नक्सलवादियों का भयंकर प्रभाव था। ठीक बोलूंगा जी। और आपका शुगर का मीटिंग में दिल्ली अटेंड किया करता था, वहां था तो। हाँ, और नक्सलवादियों का इतना प्रभाव था, और नक्सलवाद से मुक्त भी उसी समय में हुआ, हमारे ही कार्यकाल में। नक्सलवाद आया हमारे क्षेत्र में 2000 के आसपास, और 2005 तक हार हार करके चला गया। हार कर, रामानुजन के अगल बगल रहे प्रभाव उनका, रामानुजन में प्रभाव उनका नहीं रहा। हाँ, रामानुजगंज कभी प्रभावित नहीं रहा। पूरा फिर देहात भी हम लोगों ने खाली करा दिया नक्सलवादियों से, और सारा काम अकल से हुआ, कहीं कुछ नहीं। मैं आपको और एक घटना बता दूं, कि 2006 में, बाकी तो नक्सलवादी हम लोग मरवा दिए थे 4-5 को, 6 में एक आदमी को गढ़वा से पकड़ के लाए लोग। वो रामानुजगंज इलाके का नक्सलवादी नहीं था, गढ़वा तरफ का था। गढ़वा से पकड़ करके लाए, और उसको गोली मारना था सवेरे 5 बजे, और रंका में गाड़ी खराब हो गई उसकी, तो वो रामानुजगंज पहुंचा 8 बजे सवेरे। अब रात को, अब तो मारना तो 5 बजे सवेरे उसको गोली मारना था। अच्छा, जो महामाया मंदिर घाटोला में घटना हुआ था, लीजिए। हाँ, तो वो जब 8 बजे पहुंचा, तो 8 बजे से 9 बजे तक प्लान बना वहां, और प्लान बना करके 9 बजे लेकर के कॉलेज के ग्राउंड में दिने में मार दिए। दिन में एकदम 9 बजे दिन में, और अच्छा, और कॉलेज ग्राउंड में मार दिए। अब आप सोच लीजिए कि बाबा जी, भाई। आपकी प्रशासनिक के अधिकारियों के साथ में, पुलिस से वगैरह के साथ आपकी पहचान थी? हाँ, मुख्य बात ये थी कि हम लोग बहुत ही बुद्धिमानी से काम करते थे। ठीक है। ठीक है, तो समाप्त करिए भाई। कल का विषय जो है वो 4140 से लेके 4153 तक रहेगा। वैसे मैं सवेरे डाल दूंगा। 4140 से 53 तक। जी बाबू जी। ठीक है। जी, ज्ञानेंद्र जी, चर्चा समाप्त कर सकते हैं।